जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। 9 जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स पे। आप यहाँ जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ये बाइलिंगुअल होते हैं। मतलब आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हों, चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हों, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो पढ़ाता हूँ, चाहे आप यूपीपीएससी का एग्जाम दें, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का एग्जाम दें, चाहे वो रेलवे का एग्जाम दें, किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आप ये रामबाण साबित होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपसे कहता हूँ, आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए पर डे, जिससे आपकी करंट अफेयर्स पे स्ट्रेंथ मजबूत होगी। मैं आपको पर टॉपिक 3 क्वेश्चन कराता हूँ, एमसीक्यू वाले। और साथ ही साथ वो असर्शन रीजन बेस्ड रहते हैं। उसके बाद वो क्या रहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी रहते हैं और स्टेटमेंट क्वेश्चन भी रहते हैं। तो आप उनको पर डे पढ़िए, रिवीजन करिए और स्ट्रेंथ को मजबूत बनाइए। स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स में। पीएम मोदी विजिट टू इंडोनेशिया। अभी अभी आपने इस खबर सुनी होगी, प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद कहाँ जाएंगे, मैंने आपको कल बताया था, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद कहाँ जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे। तो अभी आज वो पहुंच गए हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं और इंडोनेशिया का दौरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंडोनेशिया के संसद में क्या दिया है, स्पीच दिया है। और वहां पे इंडोनेशिया के संसद को एड्रेस करने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए जिन्होंने इंडोनेशिया की संसद को एड्रेस किया। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि भारत और इंडोनेशिया जो है अभी से ही दोस्त नहीं है, 2000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है। मतलब भारत और इंडोनेशिया की सिविलाइजेशन जो है 2000 सालों से क्या है, कनेक्टेड है आपस में। साथ ही दोनों इंडोनेशिया हो चाहे भारत हो, दोनों डेमोक्रेसी के क्या है, अच्छे खासे सपोर्टर है। इन्होंने कहा जैसे हम भारत में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं ना कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। वैसे ही जो इंडोनेशिया है वो भी क्या कहती, भिन्नत का तुंगुलकल इका, मतलब भिन्न का तुंगल इका, तो भिन्न का तुंगल इका मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये कहता है कि हम 2045 तक ग्लोबल इंडोनेशिया के लक्ष्य को पूरा करें। जैसे हम लोग अपना लक्ष्य रखें 2047 विकसित भारत, हमारा लक्ष्य है ना विकसित भारत @2047, वैसे ही इंडोनेशिया का ग्लोबल इंडोनेशिया लक्ष्य क्या है, 2045। तो ऐसे एक है। साथ ही साथ वहां पर एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ जिसमें भारत जो है 2 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी जो है इंडोनेशिया को सौंपेगा। $200 मिलियन की क्या हुई है, डील हुई है। और एक बैटरी में क्या रहता है, 4 लॉन्चर रहता है और 2 रेडी टू फायर मिसाइल रहती है। मतलब कि जो बैटरी है इसमें 4 लॉन्चर है और 12 रेडी टू फायर मिसाइल्स हैं। दूसरी चीज क्या कह रहा है, साथ ही साथ भारत जो है इंडोनेशिया को बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब एक मिसाइल भारत जो है वो भी इंडोनेशिया के साथ मिलकर बनाएगा। मतलब इंडोनेशिया भारत के साथ मिलकर बनाएगा, जिसका नाम है अस्त्र MK1 मिसाइल। कौन सी मिसाइल है, अस्त्र MK1 मिसाइल। ये कैसी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसको कौन कौन मिलकर बनाएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इंडिया से हो जाएगी और इंडोनेशिया डिफेंस होल्डिंग कंपनी जो है इंडोनेशिया से हो जाएगी। साथ ही साथ एक मलक्का स्टेट पे एक सबांग पोर्ट है, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भारत और इंडोनेशिया मिलकर करेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी वहां के एक प्रम्भन मंदिर में गए, जो भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये मंदिर जो है 19th सेंचुरी का है, भगवान शिव का टेम्पल है और इसको एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए हैं और ब्रह्मोस जैसे कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। Which of the following air-to-air missile will be supplied to the India to Indonesia under recent defense agreement as MK1? ध्यान रखिएगा। मतलब कि हाल ही में रक्षा समझौते के तहत भारत द्वारा इंडोनेशिया को निम्नलिखित में कौन सी हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति की जाएगी, अस्त्र MK1। Consider the following statement regarding PM Modi's visit to Indonesia. He is the first PM to deliver a speech in the Indonesian Parliament. बिल्कुल सही बात है, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने इंडोनेशिया की संसद को एड्रेस किया है। बिल्कुल सही बात है। इंडिया एंड इंडोनेशिया एग्रीड टू जॉइंटली डेवलप सबांग पोर्ट एट मलक्का स्टेट। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों क्या हुए, एग्री हुए हैं सबांग पोर्ट डेवलपमेंट करने को। मलक्का स्टेट पर सबांग पोर्ट को डेवलप करने के दोनों देश एग्री भी हुए। ये भी सही है, तो क्या होगा, पहला दूसरा दोनों सही हो गया। इंडिया इज सप्लाइंग टू ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज टू इंडोनेशिया फॉर $200 मिलियन। बिल्कुल सही बात है, भारत इंडोनेशिया को $200 मिलियन में 2 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी सौंपेगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों, इंडोनेशिया एम्स एट एनहेंस इन मैरीटाइम सिक्योरिटी अराउंड मलक्का स्टेट, क्योंकि इंडोनेशिया अपनी जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी मलक्का स्टेट का अराउंड बढ़ाना चाहता है, इसीलिए। तो क्या हो गया, ए सही हो गया, आर सही हो गया, करेक्ट एक्सप्रेशन भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं,
अभी अभी एक नियुक्ति हुई है अमित गर्ग जी, किसकी नियुक्ति हुई? अमित गर्ग जी को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का क्या बनाया गया? डायरेक्टर बनाया गया है। मतलब अमित गर्ग जी को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, किसने नियुक्त किया है इनको? इनको जो है कमिटी ऑफ कैबिनेट, मतलब एसीसी जो होती है, अपार्टमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जो है, मीन आप कह सकते हैं सीधे कि केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति, किसने? केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या की नियुक्ति की है। साथ ही साथ एनसीआरबी प्लेज क्रिटिकल रोल इन करेक्टिंग एनालाइजिंग क्राइम डेटा डिफाइंड बाय आईपीसी। मतलब आईपीसी अब तो देखिए बीएनएस बन गया है ना, अब तो बीएनएस बन गया है, भारतीय न्याय संहिता। अब क्या है, बीएनएस के थ्रू जो है एनसीआरबी क्या करता है, जो भी डेटा वगैरह है कलेक्ट करता है, जो भी मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम है उसकी चेन को तोड़ता है ये। हु वाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द एनसीआरबी? कौन अपॉइंट हुआ एनसीआरबी नया डायरेक्टर? अमित गर्ग जी। द डायरेक्टर ऑफ एनसीआरबी अपॉइंटेड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली? नहीं, ये गलत कह रहा है। हमने क्या बताया कि होम मिनिस्ट्री थोड़ी अपॉइंट करी है, कैबिनेट कमेटी बैठी है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट बैठती है, उसको क्या करती है? अपॉइंट करती है। पहला गलत हो गया। एनसीआरबी रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द एनुअल क्राइम इंडिया रिपोर्ट। हाँ, जो भी क्राइम रिपोर्ट प्रकाशित होती है वार्षिक, उसको कौन पब्लिश करता है? एनसीआरबी पब्लिश करता है। ये भी एक डेटा याद रखिएगा कि एनसीआरबी क्या करता है? क्राइम रिपोर्ट पब्लिश करता है। उसके दूसरा सही हो गया। द अपॉइंटमेंट ऑफ अमित गर्ग एज द डायरेक्टर ऑफ एनसीआरबी वाज डन बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी। बिल्कुल सही बात है। जो अमित गर्ग जी की नियुक्ति है ये किसने की है? अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी ने की है। अच्छा, द टॉप ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट इंडिया रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ द एसीसी। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों नियुक्ति की? क्योंकि जो भी क्या कहते हैं कि टॉप लेवल के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट, मतलब जो नौकरशाही जो होती है, जो मतलब बड़े बड़े संस्थानों में जो नियुक्ति होती है वो एसीसी ही करती है, इसीलिए इनकी नियुक्ति एसीसी ने किया है। साउथ एशियन वर्ड्स इंक्लूडेड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अभी अभी क्या हुआ है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 900 वर्ड को जोड़ा गया है, जिसमें से 13 वर्ड जो है हमारे साउथ एशिया के हैं। मीन्स कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इसमें 900 वर्ड को जोड़ा गया है, जिसमें 13 वर्ड कहाँ से हैं? साउथ एशिया से। तो ये कौन कौन से? एक निहारी वर्ड जोड़ा गया है। निहारी क्या है कि लाल मीट को मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे करके जो पकाया जाता है, मतलब धीमी आंच में गति से पकाया जा रहा है, लाल मांस, लाल मांस जो होता है इसको निहारी कहते हैं। ये इंक्लूड हुआ है। सुटकी क्या है? सुटकी क्या है कि ये बंगाल की पारंपरिक बंगाली सूखी मछली का व्यंजन है, इसको मिला है ट्रेडिशनल बंगाली ड्राइड फिश। दूसरी चीज कढ़ाई। कढ़ाई का लोग जानते ही होंगे ना, में दो कान होते हैं, ऐसे ऐसे दो कान इसको कहते हैं ना, हैंडल्स होते हैं, तो इसको भी क्या किया गया है? डिक्शनरी में शामिल किया कढ़ाई को भी। साथ ही साथ क्या है कि अल्पना। अल्पना क्या है? बंगाली फॉल काट है, मतलब ये बंगाल की क्या है? एक पारंपरिक लोक कलाकृति है, इसको शामिल किया गया है। ये सपोज जस्ट आप समझिए कि रंगोली की तरह है। जैसे हम लोग क्या है दिवाली वगैरह में आजकल लोग रंगोली बनाते हैं ना, तो ऐसे ही अल्पना क्या होता है कि पीसे चावल के आटे की ये क्या बनती है? रंगोली बनती है शुभ अवसरों पे। ये बंगाल की है, तो इसको भी इंक्लूड कर लिया है। The term अल्पना recently included in the Oxford Dictionary represent the which of the following? A बंगाली फोल का ड्रॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मतलब कि अल्पना क्या बोलता है कि जमीन पर बनाई जाने वाली बंगाली लोक कला हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू न्यू साउथ एशियन वर्ड्स इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कंसीडर द फॉलोइंग। शुटकी क्या है? बंगाली ड्राई फिश। सही है, बिल्कुल सही बात है। निहारी स्लो कुक रेड मीट, ये भी सही है। कढ़ाई ट्रेडिशनल हेडगियर? ना 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 ना, पगड़ी थोड़े है, हेडगियर तो पगड़ी होता है, पारंपरिक हेडगियर पगड़ी तो है नहीं। गलत हो गया तो क्या पहले तो सही हो गया आपका। वर्ड्स लाइक निहारी और सुटकी हैज बीन ऑफिशियली एडेड टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। बिल्कुल सही बात है। निहारी और सुटकी जैसे वर्ड ऑफिशियली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड कर दिए गए। बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐड किए गए? ग्लोबलाइजेशन एंड द वाइडस्प्रेड पॉपुलैरिटी ऑफ साउथ इंडियन cuisine have led to integration of regional culinary terms in the global। तो क्या हो रहा है देखिए, तो साउथ इंडियन कजीन है, मतलब जो व्यंजन है हमारे यहाँ का साउथ एशिया का, ये बहुत तेजी से दक्षिण एशिया का बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, फैल रहा है। इसी वजह से जो कजीन वर्ड है, मतलब जो व्यंजनों के पारंपरिक जो उनके नाम है वो जो है इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो ये यार दोनों सही हो गया और व्याख्या भी कर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटीज 2026 इंडेक्स। अभी अभी क्या है कि दुनिया के 10 खुशहाल देशों सिटीज की, मतलब शहरों की क्या है सूची जारी की है। किसने जारी की है? टाइम्स आउट ने। टाइम आउट ने विश्व के 10 खुशहाल शहरों की सूची जारी की है। किस बिहाफ पे जारी होता है देखिए, मतलब सड़कों की क्वालिटी कैसे है, पार्क है कि नहीं। आप देखते हैं जैसे पार्क हो गया, अगल बगल मकान होते हैं ना, तो वो चीज कल्चर है कि नहीं है, ग्रीनरी है कि नहीं, शहरों में लोग खुश है कि नहीं है। तो इसमें क्या है, जो सबसे टॉप शहर आया है वो क्या? बाथ। बाथ शहर कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम का बाथ शहर क्या किया? टॉप किया है। दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट सिटी है। और भारत का एकमात्र जो 6th रैंक के लिए क्या है वो कौन है? जयपुर। सवाई राजा जयसिंह टू द्वारा बनाया गया जयपुर शहर, जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं, ये जो है दुनिया में 6th रैंक लाया है 10 में से।
विच सिटी टॉप द टाइम्स आउट हैप्पीएस्ट सिटीज इंडेक्स 2026? बात यूके। किसने टाइम आउट वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटीज इंडेक्स में किसने टॉप किया है? बात यूके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी इन द 2026। द इंडेक्स वाज पब्लिश्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर्विस नेटवर्क। ना ना ना, मैंने बताया ना टाइम्स आउट ने किया तो ये गलत हो गया, टाइम्स आउट ने किया है ये भी गलत हो गया। जयपुर इज ओनली इंडियन सिटी इंक्लूडेड इन टॉप 10 रैंकिंग 6, बिल्कुल सही बात है। जयपुर जो है टॉप 10 में इंक्लूड हुआ है, 6 रैंकिंग है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। जयपुर हैज बीन रैंक 6 इन द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी लिस्ट ऑफ 2022, बिल्कुल सही बात है। जयपुर जो है 6 रैंक लाया है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी 2026 में। द पैरामीटर ऑफ द इवैल्यूएशन फोकस्ड ऑन कंडीशनर पार्क एंड अर्बन ग्रीनरी। क्यों आया है? क्योंकि जो पैरामीटर जो बने हैं कि सड़कों कंडीशन कैसी, पार्क कल्चर क्या है, वो सब कोई फॉलो कर रहा है, इसलिए 6 आया है। तो क्या हो गया? ए आर दोनों सही, इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन भी है। डिस्कवरी ऑफ 2000 ईयर ओल्ड गोल्ड रिंग विद ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अभी अभी क्या है? थाईलैंड। कहाँ पे? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। थाईलैंड में क्या हुआ है कि वहाँ एक प्रोविंस है पेताचाबुरी। कौन सा? पेताचाबुरी वहां पे प्रोविंस है। वहां पे एक सोने की अंगूठी मिली। क्या मिली है? गोल्ड रिंग मिली है। उस गोल्ड रिंग में मान लीजिए गोल्ड रिंग है, यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट से क्या है कुछ लिखा गया है। क्या है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से 2000 साल पुरानी गोल्ड रिंग मिली है, उसमें एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिखा गया है। ये कहाँ पर मिला है? ये धान याई थांग, मतलब डैन याई थांग जो है एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन साइट है, मतलब पुरातात्विक साइट है, यहीं पर मिली हुई है। ये क्या प्रूव करती है कि अब देखिए अब मिली है तो इसका मतलब क्या है कि थाईलैंड और इंडिया का कनेक्शन है, क्योंकि भारत में ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी और ये हमको साउथ एशिया थाईलैंड में मिली। इसका मतलब कि भारत का कल्चरल ट्रेडिशन और कनेक्टिविटी साउथ एशिया से शो करती है। In which country was the Dan Thai Young archaeological site where the 200 years gold ring with Brahmi script are found? कहाँ पर मिली है ब्राह्मी स्क्रिप्ट? थाईलैंड में मिली है। कहाँ पर मिली है? थाईलैंड में मिली है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन थाईलैंड। मतलब थाईलैंड में क्या डिस्कवरी हुई है? गोल्डन रिंग स्क्रिप्ट विद द एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिस्कवर्ड इन पेताचाबुरी प्रोविंस। बिल्कुल सही बात है। सोने की अंगूठी में ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिस्कवर हुई है पेताचाबुरी प्रोविंस में, बिल्कुल सही बात है। द डिस्कवरी पॉइंट अर्ली मैरीटाइम कल्चरल कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड साउथ एशिया अराउंड 2000 ईयर अगो। बिल्कुल सही बात है। इससे क्या साबित हुआ? भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के विश्वासी समुद्री संपर्क, सांस्कृतिक संपर्क, इन सब की तरफ क्या करती है? इशारा करती है। दोनों सही हो गया आपका। The 2000 year old artifact with Brahmi script had been excavated at Dai Yan Thang in Thailand। क्या कह रहा है? 2000 साल पुरानी क्या कहते हैं आर्टिफैक्ट ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है डैन थाईयांग में मिली है थाईलैंड। बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड विद इन द बाउंड्रीज और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन सब नेवर नहीं थे। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है भौगोलिक सीमाओं के भीतर किया जाता, कभी विदेशों में गई नहीं, थाईलैंड में मिली है। और ये कह रहा है विदेशों में नहीं गई, सीधे से गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो गया? ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट, यूनेस्को हेरिटेज पैसिफिक, यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025। अभी अभी क्या है कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 का अनाउंसमेंट किया गया है। अच्छा, इसको ये किसको मिला है? ये मिला है ज्येष्ठ वर्णा महाविहार ऑफ नेपाल के ज्येष्ठ वर्णा महाविहार को ये प्रदान किया गया है। बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड लोकली हिस्टोरियन नोन एज चाहबिल। देखिए क्या है कि ये बुद्धिस्ट रिलीजन से जुड़ा हुआ है और इसको जो है लोकल लेवल पे इसको क्या कहते हैं? चाहबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहबिल कहते हैं, जिसका नाम क्या है? ज्येष्ठावरना महाविहार ऑफ नेपाल। विच हिस्टोरिक बुद्धिस्ट साइट ऑनर्ड विद यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 ज्येष्ठावरना महाविहार। किस ऐतिहासिक बौद्ध स्थल को यूनेस्को एशिया प्रांत प्रशांत विरासत पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? ज्येष्ठावर्ण महाविहार को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्येष्ठावरना विहार। इट इज प्रोमिनेंट हिंदू रिलीजियस श्राइन लोकेटेड एट श्रीलंका। पहली बात तो ये बौद्धिस्ट है तो भी गलत हो गया, और श्रीलंका में नेपाल में तो ये भी गलत हो गया। ये हिंदू है गलत, धार्मिक स्थल श्रीलंका गलत है। इट इज ऑल्सो हिस्टोरिकल नोन एज चाहबिल। हाँ चाहबिल इसको कहते हैं, तो चाहबिल नाम जाना जाता है कि नहीं? सही हो गया, तो फिर दूसरा सही हो गया। द ज्येष्ठावरना महाविहार ऑफ नेपाल रिसीव्ड द यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो ज्येष्ठावरना महाविहार नेपाल का, इसने यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 प्राप्त किया है। द अवार्ड रिकॉग्नाइज द एक्सीलेंट एफर्ट इन कंजर्विंग रिस्टोरिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मिला है क्योंकि चाहे व्यक्तिगत तौर पे हो, व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे संस्थाओं के द्वारा इसका संरक्षित किया गया, इसलिए तो उसको अवार्ड मिला है। लॉन्च ऑफ ट्राइबेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। लेकिन नाम से समझ में आ रहा होगा ट्राइबेक्स,
मतलब ये ट्राइबल्स के लिए जारी किया गया है। अब ट्राइबल्स के लिए जारी किया गया है तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के अधीन जनजातीय मंत्रालय ने ये डिजिटल वेलफेयर प्लेटफॉर्म ट्राइबल्स को लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? हमारे जो क्या कहते हैं जनजातीय मंत्री हैं, जिनका नाम मंत्री जुअल ओराम जी हैं, जुअल ओराम जी ने भुवनेश्वर उड़ीसा से क्या किया, जारी किया। क्या एम है इसका? इसका है कि 20 विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से मुफ्त शिक्षा प्रशिक्षण, मतलब जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनको जो है मुफ्त शिक्षा, एजुकेशन इनको देने के लिए लॉन्च किया गया है। और किस किस क्षेत्रों में शिक्षा मिलेगी? कल्चर, ट्राइबल कल्चर, ट्रेडिशनल स्किल, वोकेशनल नॉलेज, मतलब क्या व्यावसायिक ज्ञान, कौशल ज्ञान, स्वदेशी कला सिखाने के लिए एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम क्या है, तैयार किया गया है। The Tribal Digital Learning Platform which offer 20 free courses was launched by which union ministry? Ministry of Tribal Affairs। याद रखिएगा, स्किल डेवलपमेंट मत लगा दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 20 फ्री कोर्स लॉन्च करने वाला यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी है? ट्राइबल प्लेटफॉर्म के जरिए कौशल और जनजाति कार्य मंत्रालय। With reference to tribal platform, consider the following statement. It was launched by the Union Minister जुआल ओराम from भुवनेश्वर उड़ीसा। बिल्कुल सही बात है, इसे उड़ीसा भुवनेश्वर से जुआल ओराम जो जनजातीय मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने लॉन्च किया है। It intend to charge a nominal fees for technical, ना ना ना, कोई फीस डिप्लोमा फीस नहीं है। गलत तो कह रहा है कि चार्ज नॉमिनल फीस, फीस तो देगा ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या केवल एक सही हो गया। ट्राइबल्स प्लेटफॉर्म फोकस हेवीली ऑन ट्राइबल कल्चर, आर्ट, स्किल एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। बिल्कुल उचित बात है। ट्राइबल्स प्लेटफॉर्म जो है ट्राइबल कल्चर, उनके कला, उनके कौशल और उनकी जो है पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। प्रिजर्विंग एंड डिजिटाइजिंग इंडियज नॉलेज हेल्पिंग सोशियो एम्पावरमेंट एंड हेरिटेज का, बिल्कुल उचित बात कह रहा है। इससे होगा क्या, क्यों किया जा रहा है? ताकि जो है इंडिजीनियस जो पुराना नॉलेज है हमारे देश का वो बचा रहे, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, मतलब जो वहाँ के जनजाति लोग उनको एम्पावरमेंट मिले, वो रोजी रोजगार में आए, हेरिटेज कल्चर हो, इसीलिए तो किया गया है। सही हो गया। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022, अभी क्या है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है। इंडिया ने वहां पर एक बहुत अच्छा और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि इंडिया ने वहां पर क्या 41 मेडल जीते। इंडिया ने क्या जीती है? इंडिया ने 41 मेडल जीते हैं। और अंडर 19 में इंडिया ने कितने मेडल जीते? 21 मेडल। मतलब जो सॉरी अंडर 15 कैटेगरी में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 21 मेडल जीते हैं। और इसमें उज्बेकिस्तान क्या किया? टॉप किया है। उज्बेकिस्तान जो टॉप किया है। और भारत को कौन सी रैंक मिली है? थर्ड रैंक मिली है। अंडर 15 में भारत को थर्ड रैंक मिली है, 21 मेडल है, उज्बेकिस्तान टॉप किया है। और अंडर 20 कैटेगरी में भारत को 20 मेडल मिले हैं, 4 गोल्ड मिले हैं, 7 सिल्वर मिले हैं, 9 ब्रॉन्ज मिले हैं। और विमेन रेसलिंग में इंडिया ने क्या किया, मतलब जो विमेन रेसलिंग हुई है उसमें इंडिया ने ओवरऑल जो है सेकेंड रैंक पाई है अंडर 20 में। अंडर 20 में इंडिया ने ओवरऑल सेकेंड रैंक पाई है विमेन रेसलिंग कैटेगरी में। मतलब महिला जो है कुश्ती में भारत ने क्या पाई है? समग्र रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। Which was the total number of what was the total number of medal won by India in Asian Wrestling Championship 2026? कितने मेडल जीते? 41 मेडल। अंडर 15 और 20 कैटेगरी में भारत ने कुल मिला के कुश्ती में कितना मेडल जीता है? एशियाई चैंपियन कुश्तीशिप में, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितना मेडल जीता है? 41 मेडल जीता है भारत ने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन द U5 अंडर 15 कैटेगरी इंडिया टॉप द मेडल टैली, ना ना ना, इंडिया टॉप तो किया नहीं है, उज्बेकिस्तान टॉप किया है, तो ये गलत हो गया। इन U20 कैटेगरी इंडिया वन 4 गोल्ड, 7 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, ये सही है। क्या कह रहा है कि भारत ने अंडर 20 कैटेगरी में 4 गोल्ड, 7 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज जीते, दूसरा सही हो गया आपका। इंडिया रैंक सेकंड इन द U20 वुमेन्स रेसलिंग कैटेगरी एट एशियन चैंपियनशिप। क्या कह रहा है कि अंडर 20 कैटेगरी में भारत ने सेकंड रैंक पाई है वुमेन्स में। देखिए मैंने बताया ना कि महिलाओं में भारत का दूसरा स्थान है, तो बात बिल्कुल सही है। द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सपोर्टेड बाय द रोबस्ट हॉल ऑफ 4 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। क्यों ऐसा सेकंड आया है? क्योंकि भारत ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है और 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते, इसलिए क्या ए सही, आर से इसका एक्सप्रेशन नहीं है। अभी अभी बहुत दुख की बात है, डॉक्टर गिरीश भारद्वाज जी जो है, जिनको हम ब्रिज मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, डॉक्टर गिरीश भारद्वाज जिनको हम ब्रिज मैन ऑफ इंडिया करते हैं, उनका क्या हो गया? निधन हो गया है। वो ये कहाँ से है? ये कर्नाटक राज्य से। कहाँ से? कर्नाटक राज्य से है। और 2017 में इनको क्या मिला है? भारत का जो है चौथा सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? जिसका नाम है पद्मश्री। पद्मश्री इनको मिला हुआ है। और ही बिल्ड ओवर 150 लो कॉस्ट सस्पेंशन में कंट्री रिमोट विलेज ट्रांसफॉर्मिंग रूरल कनेक्टिविटी। इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मतलब क्या है कि 140 लो सस्पेंशन ब्रिज मतलब बनाए हैं और साथ साथ इन्होंने रूरल कनेक्टिविटी को क्या किया है? परफॉर्म किया, रिबूस्ट किया है। डॉक्टर गिरीश भारद्वाज रिसेंटली पास्ड अवे फ्रॉम प्रॉपर्ली नोन एज ब्रिज मैन ऑफ इंडिया।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डॉक्टर गिरीश भारद्वाज, ही हेल फ्रॉम केरला एंड बिल्ड हाई स्पीड रेलवे ब्रिजेस। गलत जवाब, मैंने बताया ना कर्नाटक से, पहला गलत हो गया। ही कॉन्फर्ड विद पद्मश्री अवार्ड 2017, ये बात सही है, इनको पद्मश्री मिला हुआ है, तो सही हो गया आपका। डॉक्टर गिरीश भारद्वाज सेलिब्रेटेड एज द इंडिया ब्रिजमैन ऑफ इंडिया, इनको ब्रिजमैन इंडिया जानते हैं, क्यों जानते हैं भैया? क्योंकि इन्होंने 140 ज्यादा ब्रिज फ्रेंडली सस्पेंशन ब्रिज बनाए हैं और जो कनेक्टिविटी, जो रूरल कनेक्टिविटी को बूस्ट किया है, इसलिए क्या है, जो 108 से ट्रांसमिशन भी कर रहा है। लॉन्च ऑफ हाई HY2E मैराइन सैटेलाइट बाय चाइना, देखिए अभी अभी क्या है कि चाइना ने एक सैटेलाइट जो है एडवांस मैराइन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, HY2E। HY सैटेलाइट जो है, जो मैरीन सर्वेलेंस सैटेलाइट है, ये चाइना ने लॉन्च किया है। किससे लॉन्च किया है? लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से। चाइना ने सैटेलाइट किससे लॉन्च की है? लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से। इसका नाम क्या है? इसका नाम, जो दूसरा नाम क्या है, हायांग भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, हायांग। प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्पेसिफिकली इंजीनियर इंप्रूव ओशन एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, मैरीटाइम सर्वेलेंस एंड वेव विंड एनालिसिस। देखिए कुछ नहीं, क्या कह रहा है कि क्यों लॉन्च किया है? इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग के लिए, मैरीटाइम मतलब समुद्र की निगरानी के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या किया है, चाइना ने इसको लॉन्च किया है। HY2E मैराइन सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च द न्यूज वाज लॉन्च बाय व्हिच कंट्री, किस कंट्री ने लॉन्च किया है इसको? चाइना ने। HY2E मैराइन सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना द्वारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग HY2E सैटेलाइट, इट वाज लॉन्च यूजिंग द लॉन्ग मार्च रॉकेट 4B। क्या कह रहा है कि इसको लॉन्ग मार्च रॉकेट 4B से लॉन्च किया गया है? बिल्कुल सही बात है। इट इज आल्सो नोन एज हायांग सैटेलाइट एंड एम्स टू इंप्रूव मैरीटाइम सर्वेलेंस, बिल्कुल सही बात है। इसे हायांग उपग्रह से भेजा जाता है, इसका उद्देश्य समुद्री निगरानी में सुधार करना है, बात बिल्कुल सही है। तो ए बी दोनों सही हो गया आपका। आज का लास्ट क्वेश्चन, चाइना लॉन्च HY2E सैटेलाइट टू बोस्टर ओशन ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी, बिल्कुल सी बात, चीन अपनी जो है महासागर अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए HY2E उपग्रह लॉन्च किया है, बिल्कुल सही बात है। मॉनिटर वेव वेक्टर्स एंड ओशन वेव टेम्परेचर हेल्प इन प्रेडिक्टिंग सीवियर मैराइन वेदर इवेंट्स एंड रूटिंग क्लाइमेट कॉमर्स से। देखिए क्या है, सामुद्रिक सर्वेलांस अच्छी हो पाएगी, मौसम की निगरानी अच्छी हो पाएगी, तो वाणिज्यिक है, ये सब रूट अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, निर्णायक मदद मिलेगी चाइना को कि किस रूट से कब जाना चाहिए, कैसे क्या हमको अपनी वॉइस बढ़ानी चाहिए, मतलब वॉइस मतलब क्या है कि समुद्री यात्रा करनी चाहिए, क्या ए सही आर से इसका क्या है। तो इस तरह हमने आज का अटेंडेंस कंप्लीट किए। PDF इसकी आपको @SauravCivil@academy में मिल जाएगी। इसी तरह वीडियो जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।